जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अपवाह तंत्र के बारे में, अर्थात भारत की नदियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अपवाह तंत्र का अर्थ होता है किसी क्षेत्र की जल प्रणाली, अर्थात किसी क्षेत्र की जल प्रणाली अपने सहायक नदी के साथ साथ उस क्षेत्र के जल को लेकर आगे बढ़ती है, उसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र पर वहाँ के भूवैज्ञानिक, उसके अलावा चट्टान, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा, बहाव आदि पर निर्भर करता है। अर्थात अपवाह तंत्र कितना बड़ा होगा, उसमें जल की मात्रा कितनी होगी, वह उसमें उपस्थित जल और उसके ढाल आदि पर निर्भर करता है। भारत के विकास में नदी का बहुत योगदान रहा है। यहाँ प्राचीन काल से ही जल परिवहन के रूप में देखा जाए, मछली पालन के रूप में देखा जाए, कृषि के लिए देखा जाए तो नदी का अच्छा योगदान रहा है। भारत में वर्तमान में 4000 से अधिक नदियाँ हैं। इनमें 23 बड़ी और 200 लघु स्तरीय रिवर बेसिन अर्थात नदी द्रोणी पाई जाती है। अगर भारत की नदी को बांटे तो उत्पत्ति के आधार पर इसको दो भागे बांट सकते हैं। पहला हिमालय की नदियाँ, सेकंड दक्षिण भारत की नदियाँ, इसी को प्रायद्वीपीय नदी भी कहते हैं। तो आइए मैप पे कुछ हम लोग देखते हैं। आप लोग को भारत का मैप दिख रहा होगा। ये यहाँ पर मानसरोवर है। यहाँ से 3 मुख्य नदी निकलती है, इसे कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। कारण ये कि हिमालय का विस्तार ये रहा और इसका उत्पत्ति क्षेत्र यहाँ है। यहाँ से निकलती एक ब्रह्मपुत्र नदी, एक सिंधु नदी और एक नदी सतलज। ठीक है, तो 3 नदी निकलने के कारण इसको हम लोग कहते हैं, चूँकि हिमालय इस पार है और हिमालय क्रॉस करके इधर आती है, इसलिए इसे कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, अर्थात हिमालय के बहने से पहले से ही यह नदी बह रही है। यहाँ है एक नाम है, इसका नाम लूनी नदी, लूनी, जो कि राजस्थान में बहती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है। ये थार मरुस्थल से बहने वाली एकमात्र नदी है। उसके बाद और देखिए, आप देखेंगे गंगा यहाँ से बहते हुए इधर निकल जाती है। गंगा भारत की सबसे मुख्य नदी है। उसके अलावा इधर से ब्रह्मपुत्र आके यहाँ मिल जाता है। ठीक है, ये गोदावरी नदी है। यहाँ पे नदी कृष्णा है। नीचे आएंगे तो यह नदी आपको कावेरी मिल जाएगी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और ऊपर आते हैं, यहाँ नदी है नर्मदा, ताप्ती और यह नदी है महानदी। तो ये भारत की मुख्य नदियाँ हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज देखेंगे हम लोग मुख्यतः हिमालय की नदी के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं। हिमालय की नदी जो है मुख्यतः इसमें 3 तंत्र मिलती है। इसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु तंत्र के बारे में देखते हैं। सिंधु में बात करें अगर हम, तो इसमें पंचनद अर्थात झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सभी के मिलने से सिंधु नदी का निर्माण होता है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जहाँ पे एक बोखरचू ग्लेशियर है। बोखरचू इसी के पास से निकलती है। यहीं से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है और यहीं से सतलज भी निकलती है। तो सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र के जस्ट अपोजिट बहती है। मान लेते ये मानसरोवर है, इधर बहती है सिंधु, इधर बहती है ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से जस्ट अपोजिट दोनों बहते हैं। यह जो नदी है वो 2880 किलोमीटर लंबी है, जो विश्व की लंबी नदियों में से एक है। हालांकि भारत में यह मात्र 1114 किलोमीटर ही बहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कुल 6 नदी बहती है। इनमें से 3 नदी सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 का मात्र 20% जल ही भारत यूज कर सकता है। बाकी 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। उसके अलावा सतलज रावी नदी जो है
इसका 80% जल भारत यूज कर सकता है और 20% जल पाकिस्तान यूज कर सकता है। सिंधु नदी में बाईं ओर से, जैसे ये सिंधु है, इधर से जो मिलेगी वो बाईं ओर से, इधर से जो आएगी वो दाईं ओर से। तो जो बाईं ओर से नदी मिलती है उनमें 5 नदियां मुख्य हैं: सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। इसके अलावे जौस्कर, सीगार और गिलगिट भी है जो बाईं ओर से मिलती है। जबकि दाईं ओर से बात करें तो श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल है। ये नदियां मुख्यतः अफगानिस्तान से आती हैं और अटक के पास पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, वहाँ पर नदी मिल जाती है। और सभी नदियां दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पास अरब सागर में गिर जाती हैं। अब देखते हैं हम लोग हिमालय की नदी के कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं। हिमालय की जब उत्पत्ति हुई थी टर्शियरी काल में, उसके पहले से ही ये नदी बहती आ रही है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। हिमालय का निर्माण हुआ, लेकिन उत्थान के साथ साथ ये नदियाँ अपना मार्ग सेम रखी, इस कारण से इसे कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। अब जब कोई चीज़ आप मिट्टी डालोगे और जल बह रहा है तो इधर हाइट हो जाएगा, बीच में नदी बहती रहेगी। इस कारण से महाखड्ड का निर्माण हो गया, मतलब बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इसी को गॉर्ज कहते हैं। दूसरी बात ये, हिमालय की नदियां जो है ज़्यादातर युवावस्था में, अर्थात अपर्दन कार्य बहुत अधिक करती है। हिमालय की नदी में वर्ष सालों भर मिलता है। कारण क्या कि यहाँ पर बहुत से ग्लेशियर हैं जिससे पिघलता है और जल की आपूर्ति होती है। हिमालय की नदियाँ सदा नीरा है, अर्थात जल सालों भर मिलते हैं। यहाँ पर वर्ष भर नौकायन के लिए उपयुक्त परिस्थिति मिल जाती है। ये नदियाँ बहुत भारी मात्रा में जलोढ़ अवसाद को लाती है और मैदानी भाग में निक्षेप कर देती है। इस कारण से मैदान का निर्माण होता है। यहाँ पर ढाल काफ़ी कम होते हैं नदियों में, इस कारण से विसर्प का निर्माण होता है। जैसे नदी ऐसे से गुजरेगी तो ये विसर्प कहलाएगा, ठीक है। तो इसका निर्माण यहाँ पर होता है। चूँकि जल की मात्रा अधिक है, इसलिए यहाँ सिंचाई की अपार संभावनाएं भी होती है। और बहुत नदियाँ जो कि ढाल पर जो होंगी, वहाँ पर जब कोई रुकावट आएगा तो नदियाँ मार्ग चेंज कर लेती है। इस कारण से हिमालय की नदियाँ मार्ग भी बदलती है। कुछ नदी के बारे में देखते हैं। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता था, आप लोग इतिहास से पढ़ेंगे वितस्ता है। इसका उत्पत्ति कश्मीर घाटी के पीर पंजाल पर्वत से होती है। एक झरना है वेरिनाग झरना, यहीं से निकलती है। यह 212 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए उत्तर पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए जो कश्मीर की वुलर झील है वहाँ पे आ जाती है। जो शहर श्रीनगर है यह इसी झील के किनारे अवस्थित है। आगे बढ़ती है तो मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान की सीमा के समानांतर में बहती रहती है। कश्मीर में यह नौकायन के लिए बहुत अच्छा जगह है ये नदी, क्योंकि जल बिल्कुल समतल रूप में बहती है, इस कारण से यहाँ पर नौकायन होता है। झेलम और रावी पाकिस्तान में झंग स्थान का नाम है, उसके निकट चेनाब से मिल जाती है। उसके अलावे इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम किशन गंगा है। किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम भी कहते हैं, इसलिए नीलम और झेलम को पाकिस्तान में नीलम झेलम के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट नदी चेनाब को अस्कनी पहले कहा करते थे। यह सिंधु की सबसे विशालतम सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा कहते हैं। कारण ये कि लाहौल स्पीति जो शहर है हिमाचल का, वहाँ पर यह दो भाग में, चंद्र और भागा, दो नाम से निकलती है अलग अलग भागों में, और मैदानी भाग में आकर के दोनों मिल जाती है। इसको चेनाब कहते हैं। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर भारत में है। आगे है रावी, जिसको हम लोग पुरुषनी नदी या इसी को इरावती नदी भी कहते हैं। यह पंजाब की जो 5 नदी है उनमें सबसे छोटी है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की कुल्लू पहाड़ी के पास है। रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश में है, वहीं से ये निकलती है। इसके इसी के निकट एक जगह है ब्यास कुंड, यहाँ से निकलती है ब्यास नदी। और ये जो रावी नदी है पाकिस्तान में सराय के पास चेनाब नदी में मिल जाती है।
इसकी लंबाई, रावी की लंबाई 725 किलोमीटर है। अब बात करते हैं ब्यास नदी का। तो ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। अभी ऊपर बताए हैं कि यह रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है और हरिके नामक स्थान पर यह सिंधु से मिल जाती है। अब बात करते हैं सतलज के बारे में। सतलज का नाम शतुद्री था। यह चिनाब की सहायक नदी है। यह मानसरोवर के पास राकस ताल नामक एक झील है, वहीं से निकलती है। यह मानसरोवर से निकलती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी 3 नदी हैं जो एक ही स्थान से निकलती है। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो तीनों मानसरोवर के पास से निकलती है। यह सिपकी ला दर्रा है, वहाँ से यह भारत में प्रवेश करती है। स्पीति नदी, स्पीति एक शहर ही भी है, इसके नाम पर एक नदी भी है। नदी इसकी सहायक नदी है, जो एकमात्र नदी पूर्ववर्ती है जो हिमालय की तीनों श्रेणी अर्थात हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, इन तीनों को आकरती है अपर्दित। संसार के सबसे ऊंचे बांधों में से एक भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर ही स्थित है। हालांकि वर्तमान में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध हो गया है। इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी मुख्यतः भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है। तो इसका जो मुख्य धारा है वह भागीरथी है। चूँकि भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, इसीलिए गंगा को उद्गम गंगोत्री भी मानते हैं। हालांकि गंगा कोई नदी नहीं है, यह कई नदी के मिलने से बनता है। देवप्रयाग में जब मिलती है दो नदी तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। जब हरिद्वार के पास आता है वहाँ से यह मैदानी भाग में प्रवेश करता है। इसमें दाहिनी ओर से इलाहाबाद में नदी आती है यमुना और मिल जाती है, जबकि दक्षिण के पठार से सो नदी इसमें आके मिलती है। साथ ही नदी दामोदर, पुनपुन, टोंस नदी भी दाएं ओर से आके मिल जाती है। अगर बाएं ओर से बात करें मिलने वाली में तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा आदि मिल जाती है। गंगा सबसे अधिक यूपी में बहती है। अब देखिए गंगा बह रही यहाँ से, इधर से आके मिलती है यमुना, उसके अलावे यहाँ से सोन, पुनपुन, टोंस आदि मिलती है। इधर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, महानंदा आदि इसमें मिल जाती है। फरक्का जो शहर है पश्चिम बंगाल, वहाँ से वह प्रवेश करती है बांग्लादेश में और इसका नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है। यहाँ से यह कई धाराओं में बढ़ती है जिसका नाम वहाँ पर डेल्टा के रूप में जानते हैं। और इसी कारण से गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है, जैसे इधर से गंगा आई, इधर से ब्रह्मपुत्र आया, तो गंगा का नाम यहाँ हो गया पद्मा, ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ हो गया जमुना, और जो दोनों मिल गई तो इसका नाम हो गया मेघना। ठीक है, गंगा का नाम भारत में गंगा है, जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। ब्रह्मपुत्र का नाम भारत में ब्रह्मपुत्र है, जब प्रवेश करेगी बांग्लादेश में इसका नाम हो जाएगा जमुना। अब जब दोनों मिल जाएगा इसका नाम हो जाएगा मेघना। और इसी नदी के संगम पर अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, वहाँ पर सुंदर वृक्ष भारी मात्रा में है, इसलिए इसको सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। हुगली गंगा की एक शाखा है जिसको विश्वासघाती नदी के रूप में जानते हैं, और इसी नदी पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है जिसको पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं रामगंगा। रामगंगा गैरसेन के निकट कुमायूं हिमालय के गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा मिल जाती है। इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं शारदा का, जिसका प्राचीन नाम सरयू भी था। यह नेपाल हिमालय से निकलती है और भारत नेपाल सीमा बनाती है, वहाँ इसका नाम होता है काली नदी, और यह घाघरा नदी के बाराबंकी जिले में मिल जाती है। आगे गंडक की बात करते हैं तो गंडक भी धौलागिरी पर्वत और एवरेस्ट पर्वत के बीच में नेपाल हिमालय अवस्थित है, इससे निकलती है और ये पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। गंडक नदी बिहार में चंपारण जिले से प्रवेश करती है और यहीं पर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया है, जहाँ पर गंडक प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। आगे कोसी नदी, यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी में से एक है।
यह नदी भी एक नदी है जो पूर्ववर्ती रूप में जानते हैं। यह 7 नदी से मिलती है, इसलिए इसको सप्तकोशी कहते हैं। सप्तकोशी की मुख्य धारा अरुण कोशी है। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है और यह नदी बार बार मार्ग चेंज करती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं महानंदा का। तो महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और सिलीगुड़ी के पास यह गंगा में मिल जाती है। आगे देखिए, यह गंगा में बाएं ओर से मिलने वाली सबसे अंतिम और सबसे उत्तरी नदी है। यह आगे है कर्णवती नदी, इसी को केन नदी भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर की पार से निकलती है और बांदा शहर यूपी में मिल जाती है यमुना से, अर्थात यह गंगा की उप सहायक नदी भी है। जैसे एक नदी गंगा मान लेते हैं और यह इसमें यमुना मिल जाती है, तो यमुना गंगा की सहायक नदी हो गई। और इसमें अगर कोई नदी मिलती है तो यह गंगा की उप सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है। आगे सोन नदी। सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। यहीं से निकलती नदी नर्मदा भी, जो पटना के दाहिने ओर से मिल जाती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। कहा जाता है कि सोन नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, इस कारण से इसका नाम स्वर्ण नदी भी है। कनहर, रिहंद और उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में कि गंगा की उप सहायक नदी कौन सी है, ऑप्शन उत्तरी कोयल पूछा हुआ है, अर्थात सोन में मिलती है उत्तरी कोयल, तो गंगा की उप सहायक नदी के रूप में जानेंगे उसको। आगे है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। यह चूंकि बंगाल में बार बार बाढ़ लाती थी पहले, इसलिए इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसकी लंबाई 541 मील है और इसकी जो सहायक नदी है वो बराकर, जमुनिया और बरकी इसकी सहायक नदी है। आगे है नदी यमुना। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। यह बदरपुंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री, वहीं से निकलती है, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह गंगा के पैरेलल बहते हुए प्रयागराज में, इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है। आगे है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जिले के मालवा पठार से निकलती है। राजस्थान के कोटा तक एक गॉर्ज के मतलब गड्ढे के रूप में बहती है। फिर वह इटावा के पास यूपी में गंगा से मिल जाती है, मिलती है यमुना से, और पुनः यमुना गंगा में मिल जाती है। चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात यहाँ पर घने जंगल हैं, इसको हम बीहर जंगल भी कह सकते हैं, और जगह जगह पहाड़ी पठारियाँ हैं, इसके कारण इसको उत्खात भूमि कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जहाँ साल भर जल मिलता है। इसका प्राचीन नाम था चरमावती। उसके अलावा बनास, मेज, पार्वती, छिप्रा, काली सिंध आदि इसकी सहायक नदी है। अब बात करेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र तंत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है और विश्व की सबसे लंबी नदी में से एक है। हालांकि जल आयतन के अनुसार देखा जाए तो विश्व की 4 नदी में यह शामिल है। इसका अपवाह तंत्र 3 देश तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 2900 है, लेकिन भारत में 1346 किलोमीटर है। यह भी कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर से निकलती है और ग्लेशियर आंगसी ग्लेशियर है। ब्रह्मपुत्र का ज़्यादातर भाग तिब्बत में है, जहाँ इसको सांगपो कहते हैं। उसको यार्लुंग जोंगबो भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। नामचा बारा पर्वत से यह भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पर गहरा गड्ढा बनाती है, इसको कहते हैं कैनियन। भारत में इसका मुख्य नाम दिहांग हो जाता है और पासी घाट में जब अर्थात असम में नदी सदिया के पास यह दिबांग लोहित से मिलता है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अर्थात भारत में इसका नाम दिहांग भी है और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसके जो मुख्य सहायक नदियां हैं वह आपका सुबनसिरी, उसके अलावे जिया, भरेली, धनश्री, पुथमिरी, पगलादिया और मानस इसकी मुख्य नदियां सहायक हैं।
यह गारो पहाड़ी से दक्षिण की मूर्ति है और गोलपारा के निकट प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और यहीं यहाँ इसका नाम जमुना हो जाता है। साथ ही यह गंगा मिल करके बनती है, गंगा जो इसका नाम वहाँ पद्मा है, वहाँ से मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। मेघना में मणिपुर से एक बहती नदी बराक वो आके मिल जाती है। बराक नदी यहाँ तब तक बहती है जब तक कि भैरव बाजार में इसका विलय गंगा ब्रह्मपुत्र के शाखा में नहीं हो जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कई घूमफिर जलमार्ग का निर्माण करती है, अर्थात असम में ब्रह्मपुत्र कई धाराओं में बट जाती है और इस कारण से कई द्वीप बनते हैं। इनमें एक द्वीप है माजुली, जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, जो नदी में स्थित है। 2016 में इसको एक जिला घोषित किया गया, अर्थात भारत का एकमात्र जिला है जो द्वीपीय जिला है। तो आज इतना ही। दक्षिण भारत की नदी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।